बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मनरेगा की जगह अब रोजगार गारंटी के लिए सरकार ने नई योजना लाने का फैसला लिया है और इसका नाम है जी राम जी, यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आज इससे जुड़े बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में क्या कुछ खास है, जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बिल में मनरेगा स्कीम के मुकाबले कौन से नए प्रावधान हैं जिन्हें शामिल किया गया है। मनरेगा की जगह सरकार जो नई स्कीम लाने जा रही है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा बदलाव जो लोगों का ध्यान खींच रहा है वो है नाम बदलना। अब मनरेगा की जगह नया नाम होगा योजना का, वो है जी राम जी। जी राम जी दरअसल अंग्रेजी शब्द का संक्षिप्त वर्जन है। इसमें जी राम जी का मतलब हुआ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इस जी राम जी के तहत जो है कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। पहले साल भर में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी यहां पे होगी, यानी 25% ज्यादा रोजगार मिलेंगे। किन किन सेक्टर में रोजगार दिए जाएंगे इसके स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। अब स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है कि 4 सेक्टर से जुड़े हुए काम में ही इस जी राम जी योजना के तहत आपको रोजगार मिलेंगे, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कोई योजना चल रही हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा हो, आजीविका पैदा करने वाली कोई योजना हो, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई योजना हो, तो वहां पे इस जी राम जी योजना के तहत रोजगार दिए जाएंगे। पहले कोई विशेष जिक्र नहीं था कि इसका रोड मैप क्या होगा, योजना कहां से बनेगी। अब साफ तौर से कहा गया है कि विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाई जाएगी, उसके तहत रोजगार दिया जाएगा जी राम जी के तहत। एक और महत्वपूर्ण बात कि 60 दिन ऐसे तय किए जाएंगे जिस 60 दिन में जी राम जी योजना के तहत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो 60 दिन कौन कौन से होंगे, अलग अलग अवधि वो राज्य सरकारें तय करेंगी। साल में कुल मिलाकर 60 दिन, इकट्ठे 60 दिन नहीं। अब इसका मकसद ये है कि आमतौर पर बुआई के समय में, खेती के समय में मजदूरों को जो किल्लत हो जाती थी क्योंकि वो मनरेगा में काम करते थे, तो वो किल्लत ना हो। तो ये तय किया जाएगा कि 60 दिन में कुछ अवधि इन बुआई के समय के सीजन, पीक सीजन में रखा जाए, ताकि वहां पर मनरेगा में या फिर जी राम जी के तहत काम न मिले, मजदूर इस बुआई में, खेती में अपना हाथ बटा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात फंडिंग पैटर्न को लेकर के है। पहले अगर अनस्किल्ड काम होता था तो 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। अब कहा गया है कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अगर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, तो केंद्र सरकार 90% पैसा देगी, राज्य सरकारें यहां पे 10% पैसा देगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रहे हैं यतिन मोता। आज मार्केट में रिकवरी का माहौल रहा। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग रही। इनफैक्ट निफ्टी बैंक हरे निशान में और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छे से रिकवरी डेज लो से आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी स्टॉक्स थे जहाँ मोमेंटम था। खास करके अगर हम बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन, HUL जैसे काउंटर्स में 1.5-2% की तेजी, और श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो ऑटो शेयरों में आज थोड़ी बहुत कमजोरी थी। तो M&M, आइशर मोटर जैसे काउंटर में 1.5-2% की गिरावट थी। ONGC और JSW स्टील में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, UPL, फैक्ट और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स में 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। और आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था। तो HDFC, AMC और BSE जैसे काउंटर्स में 2-3% की गिरावट, और AB कैपिटल और AB फैशन रिटेल जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल रहा। चलिए अब बात करते हैं रुपए की, जिसने आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ। लेकिन अब निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। रुपए में गिरावट के बाद रिकवरी क्यों आई, जान लेते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश से। तो लता जी, आपसे जानना चाहेंगे रुपए में रिकॉर्ड गिरावट की वजह क्या रही और फिर इसमें रिकवरी किस तरह से आई। आज सुबह की ट्रेडिंग में डॉलर वाकई ही बहुत महंगा हो गया था। एट अर्ली ट्रेड में 90.79 तक गया था। ओवरनाइट क्लोज, फ्राइडे क्लोज था 90.41, तो नियरली 0.4% का लॉस रुपये में हम पाए। लेकिन बाकी के करेंसीज, एमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा कोई डॉलर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट नंबर आने के बाद थोड़ा बहुत राहत मिल गया, और वो इसलिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है, गुड्स ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का जो डिफरेंस, वो एकदम घटकर $24.5 बिलियन हो गया
अक्टूबर में वो 41 ऑलमोस्ट $42 बिलियन था, $41.7 बिलियन। ये सिर्फ यही नहीं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इकट्ठा देखेंगे तो डेफिसिट $7.5 बिलियन हो गया था। यही नंबर अक्टूबर में $22 बिलियन था। खास करके अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स देखेंगे, गुड्स एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर बहुत टेंशन है ये टैरिफ का, गुड्स एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर के मुकाबले 10% ज़्यादा था नवंबर में, और अक्टूबर के मुकाबले लास्ट ईयर के मुकाबले 20% ज़्यादा था, और अक्टूबर के मुकाबले नवंबर एक्सपोर्ट्स 10% ज़्यादा था। सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट्स $1.3 बिलियन ज़्यादा हुआ इन नवंबर 25 कंपेयर टू नवंबर 24। तो मार्केट को ये तसल्ली मिली कि ये ट्रेड डील ना होने पर भी हमारे ट्रेड डेफिसिट को बहुत हानि नहीं पहुंची है। एटलीस्ट ये साल हम एक 1% या 1.1 करंट अकाउंट डेफिसिट से ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये राहत लिमिटेड है, क्योंकि डेफिसिट तो है ही, उसको ब्रिज करना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल फ्लोज चाहिए, और वो सिर्फ एफपीआईज और एफडीआई लाएंगे, और फिलहाल दोनों आउटफ्लोज के मोड में हैं। भाई अब देखिए ना, आईसीआईसीआई प्रू निकले जा रहा है ऑलरेडी, हुंडई, एलजी, कितने सारे एफडीआई एफपीआई निकल रहे हैं, आने की अभी तक कोई साइंस नहीं है। इसीलिए थोड़ी राहत है, लेकिन रुपये पर प्रेशर तो बनी रहेगी जब तक एफपीआईज के फ्लोज पॉजिटिव न हो जाए। शुक्रिया लता जी इस पूरी जानकारी के लिए। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का मानना है कि 2026 बाजार के लिहाज से बढ़िया होने वाला है। आइए जानते हैं अगले साल के लिए उनका फोकस कहां है। हमारे हिसाब से लोग ये सोच रहे थे कि शायद एमएनए आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट पीएसयूज में, पर ये सब हमें नहीं लगता कि इतना आसानी से हो सकता है। हमें उल्टा ऐसा लगा कि एमएससीआई का वेट बढ़ जाएगा उनके चलते, ये कट के चलते, गवर्नमेंट स्टेक के कट के चलते। तो इसलिए वो एक बहुत बढ़िया मूव था, और वो पीएसयूज में दिखा भी आपको। लेकिन आगे चल के जब कंजम्पशन लेड, क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर भी इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन बैंक्स होते हैं, दे फंड कंजम्पशन। पीएसयूज में इतना नहीं होता है, कंज्यूमर फेसिंग नहीं होते इतने, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो आगे चल के हमें लग रहा है कि जैसे ही हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ आएगी, जो कि हमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमारा जीडीपी ग्रो होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, विल बी इंटरनल नेट कंजम्पशन। तो वहां पे आपको दिखेगा कि प्राइवेट सेक्टर विल बी बिग पार्टिसिपेंट्स इन दिस रैली, इसलिए वी आर टोटल सपोर्टर्स आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। अब बात महंगाई की, खासतौर पर थोक महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। नवंबर थोक महंगाई -1.21% से बढ़कर -0.32% पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। खाद्य थोक महंगाई -5.04% से बढ़कर -2.60% दर्ज की गई है। वहीं फ्यूल एंड पावर महंगाई की बात करें तो इसमें भी इजाफा देखने को मिला है। आलू, प्याज, अंडे, मांस की थोक महंगाई भी बढ़ी है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई और साथ ही साथ अनाज की थोक महंगाई में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना से राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। इस मौके पर आप देख सकते हैं अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। नितिन नबीन 45 साल के हैं और ऐसे में उनके चुनाव को युवा कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर नितिन नबीन को बधाई दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नबीन ने आज सुबह पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही बीजेपी के 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कल बीजेपी की तरफ से किया गया था और इस ऐलान के बाद ज्यादातर यही जो विचार चल रहा था वो यही कि अचानक से ये नाम किस तरह से डिसाइड किया गया है। उनके आवास पर कल से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पर नितिन नबीन का जोरदार स्वागत हुआ है। साथ ही आपको बता दें नितिन नबीन से पटना में हमारे सहयोगी चंद्र मोहन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। भाजपा ने हमेशा युवाओं को बढ़ाया है, निखारा है, संवारा है और फिर बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद है
जिन्होंने कार्यकर्ता को बनाने के पहले संवारना, निखारना, कहते हैं ना कि लोहे को शेप देने के लिए उसको पूरी तरह से लगातार हैमर किया जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक काम सिखाती है और तब उस मुकाम तक पहुंचाती है। बिहार चुनाव के दौरान आप लगातार गठबंधन को इकट्ठा करना हो या फिर दूसरे राज्य के जब प्रभारी बने, छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल की बारी है, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बंगाल मेरा मानना है कि अपने अराजकतावादी सरकार से मुक्ति चाहता है। ममता दीदी का भ्रष्टाचार और अराजकता पूरा बंगाल कहला रहा है और बंगाल उस भ्रष्टाचार अराजकता से मुक्ति चाहता है। युवा को आगे करना बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? मैं मानता हूं कि युवाओं को मौका हमेशा पार्टी में मिला है। यही मैंने कहा, युवाओं को केवल बनाती नहीं, उनको निखारने में, उनको संवारने में, उसको सिखाने में भाजपा के नेतृत्व करने का विशेष योगदान आता है और यही कारण है कि भाजपा में युवा निखर के सामने आता है। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जनसंघ से लेकर बीजेपी के सफर में यह पहली बार हुआ है जब बिहार से बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। बीजेपी भी 45 साल की हो गई और हमारे युवा अध्यक्ष भी 45 साल के हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। भारतीय जनता पार्टी ने नीचे कार्यकर्ता से उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और बंगाल के चुनाव पर हम बंगाल का चुनाव जीतेंगे। युवाओं में एक नया संचार आएगा नितिन नवीन जी के नेतृत्व में। तो जब से नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से सरप्राइज सिलेक्शन पर चर्चा जारी है। तो आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी में नवीन अध्यक्ष, क्या है लक्ष्य? जरूर जुड़िए सिर्फ CNBC आवाज पर। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां स्मॉग के साथ साथ आज घने कोहरे ने भी दस्तक देती है। AQI की बात करें तो ये गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण पहले से ही सीवियर कैटेगरी में है और अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, तो किस तरह से यातायात पर इसका असर देखने को मिला है? जी, ये इस पूरे सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला, सबसे ज्यादा कोहरे वाला स्पेल है, जिसकी शुरुआत इस वीकेंड को हुई थी और अभी भी ये जारी है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो औसत AQI है वो है 437, लेकिन सुबह ये 460 तक पहुंच गया था और विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। स्मॉग की एक चादर पूरी राजधानी में फैली हुई थी। हालांकि बाद में थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टेशन हैं जहां जो AQI है लगभग 500 के करीब है। जैसे कि वजीरपुर में देखें 490 है AQI, विवेक विहार में देखें 480 है AQI। और इस वक्त दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो स्टेज 4 है, जो सबसे गंभीर वाला स्टेज है, वो इस वक्त लागू है। नोएडा हो, गुड़गांव हो या दिल्ली हो, इन तीनों जगह जो स्कूल्स हैं उन्हें हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन मोड पर चलाने के लिए कहा गया है। कई सारे जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहां 50% अटेंडेंस की इजाजत दी गई है, वहां भी हाइब्रिड मोड पे जो है चीजें काम कर रही हैं। साथ ही डीजल जनरेटर सेट्स हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और साथ ही जो आपका जो पॉल्यूशन करने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ जो एनफोर्समेंट है उसे बढ़ाया गया है। बहरहाल कई सारे देशों ने भी एडवाइजरी जारी की है, मसलन सिंगापुर, UK और कनाडा, इन सभी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो खास तौर पे एहतियात बरतें और अगर गैर जरूरी काम हो तो उसके लिए बाहर ना निकलें, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकले। तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है जहां तक प्रदूषण की स्थिति है। और इसी के साथ जो कोहरा है उसने भी हवाई यातायात पे काफी ज्यादा असर डाला है। सुबह से लेकर अब तक लगभग 70 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंसिल हो चुकी हैं, सिर्फ कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी। सैकड़ों फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि डिले चल रही हैं, करीब 5 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि डाइवर्ट की गई है। तो ये सीजन की शुरुआत है। आने वाले कई दिनों तक जो ये कोहरे का, स्मॉग का जो स्पेल है वो जारी रहने की उम्मीद है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरे ग्राउंड अपडेट के लिए।
बढ़ते आगे और आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए आज पहलगाम आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। जांच के दौरान ये स्पष्ट हो चुका है कि हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। हम आपको बता दें कि जून में एनआईए ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन व्यक्तियों पर उन 3 आतंकवादियों को शरण देने का आरोप है जिन्हें जुलाई में भारतीय सेना ने मार गिराया था। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्तियों में परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर ने इन 3 हमलावरों की पहचान पाकिस्तान के नागरिकों के रूप में की थी जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। आज वो दिल्ली से जॉर्डन के लिए रवाना हो चुके हैं। आज और कल प्रधानमंत्री जॉर्डन में रहेंगे जहां उनकी मुलाकात किंग अब्दुल्ला से होगी। जॉर्डन के साथ भारत के राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। जॉर्डन में भारतीय मूल के लोगों से भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। इसके अलावा जॉर्डन के बाद वो इथियोपिया जाएंगे। वहां वो संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। 17 और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री ओमान में रहेंगे और ओमान में दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत होगी। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ कंट्रोल चाहिए या फिर बैन। क्या ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है? इसी पर ही खास चर्चा आज हम कंज्यूमर अड्डा में देखेंगे। जरूर देखें 5:57 पर।